क्वेश्चनर के PYQ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 20 PYQ सॉल्व कर लिए थे। ये हमारे ज़्यादा PYQ, तो हम थोड़े थोड़े करके इसको ज़्यादा क्लास में थोड़े हमारा कवर करेंगे। बाकी हम क्या एक एक टॉपिक एक एक क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ये हमारा 4th टॉपिक रहेगा, है ना। ये 4th टॉपिक हमारे कुछ 3-4 लेक्चर इसमें लगेंगे, क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा पढ़ना है। और इसमें हमारे जो डिस्क्राइब में मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है, इसके आपको 15 से 16 लेक्चर आपको हमारे प्रीवियस प्लेलिस्ट की मिल जाएगी आपको, है ना। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज 21वां क्वेश्चन हम देखेंगे। इस कौन सा है हम पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। तो कौन सा कथन लागू नहीं होता। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। हाँ, तो ये सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से बचा सुरक्षित रखना और कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, तो ये बिल्कुल गलत है। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये हमारा सही है। तो ये किस में आया था। UPSC के 2018 के प्री में, मतलब अभी हाल ही के कुछ वर्षों के वर्ष पहले ही ये क्वेश्चन आया। तो अब इसका हम थोड़ा डिस्क्राइब में पढ़ लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेज राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपियन शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था और नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी स्थिति में वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी को एक सेना रखनी होती थी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होता था और इस सेना को चलाने का अधिकार केवल किसके पास होता था। कंपनी। एक तो क्या, जो रियासत है वो कंपनी को खर्चा भी देगी सेना का, और उसका जो शासन है वो कौन चलाएगा। कंपनी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपियों या अंग्रेजों के दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। तो ये चीज़ें सहायक संधि के अंतर्गत। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ये हमारे BPSC 1996 में आया था। दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पुणे में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहे थे। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ले ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वसीन की संधि की और संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम संधि थी। तो ये कौन सी थी। ये प्रथम संधि कहलाती। इसके बाद हम देखेंगे ने 1802 की संधि पर किसके मध्य हस्ताक्षर हुए थे। अभी हमने देखा। तो ये हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। ये सेकेंड हमारा सही आंसर रहेगा। ये UPPSC के 2012 के मेंस में आया था। इसके बाद हम देखेंगे सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य। इसमें हम देखेंगे तो अवध के नवाब। पहला राज्य कौन था। तो अवध के नवाब। पहले अगर देखेंगे तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, और अगर नवाब की बात करें तो अवध के नवाब थे। वेलेजली ने सहायक संधि को अस्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। ये संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल में भी यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। मतलब जो सहायक संधि वेलेजली के द्वारा पहली बार अपनाई नहीं गई थी, और भी जो थे जिसमें हम डुप्ले को पढ़ते हैं, डुप्ले ने अपनाई थी, क्लाइव ने अपनाई थी, और ये चीज़ें इसमें बताएं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। तो वेलेजली के काल में
क्रियान्वित किया। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इसमें से ये हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, हम ये बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारा 27वां क्वेश्चन, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो इसमें हम देखेंगे हैदराबाद के नवाब, ये हमको याद रखना है। 28, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही क्रम हमको देखना है। तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले तो हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर अवध और उसके बाद सिंधिया। तो ये सीक्वेंस हमारा सही है, ये हमारा फर्स्ट आंसर ठीक है। यूपीपीएससी के मेंस में 2014 में पूछा था। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपान किया था? तो किसने किया था? तो वेलेजली के द्वारा सहायक संधि लेकर आए थे। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुत्ता स्थापित हो गई थी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें देखेंगे अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो हम देखेंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। सहायक संधि कब हुई थी? सहायक संधि 1863 में नहीं हुई थी, ये बाद में हुई थी। तो हमारा आंसर कौन सा? बी सही है। उसके बाद उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? तो किसने? वेलेजली के द्वारा। ये यूपीएससी के में 1999 में आया था ये क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे हम 33 को, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद देखेंगे सुगोली की संधि कब हुई थी? तो 1813 में हुई थी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो हेक्टर मुनरो के समय क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग के अभी हमने पढ़ा था आंग्ल नेपाल युद्ध, और वेलेजली के समय तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, और कार्नवालिस के समय पर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। तो ये हमारा सही आंसर है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध अभी हमने देखा, तो ये किसके समय हुआ था? हेस्टिंग के समय, जबकि इसमें क्या लिखा है? कार्नवालिस। हमारा आंसर ये सही रहेगा। इसके बाद सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से 1827 ईस्वी तक ये रहे। आप डिस्क्रिप्शन में इसको अच्छे से पढ़ना, डिस्क्राइब से, है ना। बाकी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो हमको जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो किसने ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो कार्नवालिस संबंध है मैसूर, तीसरे आंग्ल मैसूर। ये यूपीपीएससी के मेंस में 2013 में आया था। इसके बाद ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो ठगों के दमन के में कौन है? सैलीमैन, कैप्टन सैलीमैन इससे संबंधित है। ये हमने अच्छे से डिटेल में इसको हमने पढ़ा था हमारे लेक्चर में। 41 ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये सैलीमैन के नेतृत्व में हुआ था, ये अभी हमने देखा। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो सती प्रथा का उन्मूलन किया था विलियम बेंटिक, दास प्रथा का, और ठगों से दमन किया था ना। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को हटाना, ये उन्होंने नहीं किया था। तो हमारा आंसर सी सही रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे तो 43 सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो अभी हमने देखा ये किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा लगाई गई थी। इसके बाद सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। ये रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो 1929 में सती प्रथा समाप्त की गई थी। ये MPPSC के प्री 2015 में आया था ये।
हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए लाया गया था? तो ये किसके लिए, क्यून लैंड, ये हमको पता नहीं है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये झारखंड पीएससी 2016 में आया था, इसको हम थोड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या है इस संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टोन क्यूवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को क्रियान्वित किया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखिया को सीमित न्यायिक शक्तियां भी सौंपी गई और 1796 के रेगुलेशन एक द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास किया गया। तो 47, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? तो 1789 के द्वारा, किसके द्वारा रोक दिया गया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया था? तो प्रशासन के कारण किया गया था। अब हम देखेंगे, हमने बेलेजली की सहायक संधि देखी, अब डलहौजी की हड़प नीति। तो हम आज 15 तक पढ़ लेते हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के करेंगे। बाघाट रियासत का ब्रिटेन में कब विलय हुआ था? तो 1850 में। निम्नलिखित में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो किसको नहीं मिलाया था? ग्वालियर को नहीं मिलाया। इसमें सतारा भी शामिल है, अवध और सिंध भी शामिल है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के फिर भी हम 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ एक लेक्चर और बचेगा। तो हमारे टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है? 125, 130 है, हम 129 है। तो हमारे 2 लेक्चर में और इसको 2 या 3 से लेक्चर में हम गवर्नर और गवर्नर जनरल को कंप्लीट कर लेंगे, हमारे PYQ सॉल्व हो जाएंगे। आज हमारे 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी।